अगर आप किसी दुकान का प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे से दुकान को लेते हैं और उसका किराया देते हैं, देन वो भी रेंट है, वो भी लगान है। और भी किसी से कोई सेवा लेते हैं और उसके बदले में जो भुगतान करते हैं तो रेंट है। तो रिकॉर्डो जहां पे सिर्फ और सिर्फ भूमि को केंद्र में मान करके और भूमि से उत्पादन के फलस्वरूप उसके एवज में जो हम भूस्वामी को राशि देते हैं उसको सिर्फ भुगतान का लगान करता है, तो वहीं दूसरी ओर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट या आधुनिक अर्थशास्त्री इन सभी प्रैक्टिसेस को लगान करते हैं जिससे उत्पादन का कार्य होता हो और उसके एवज में उसके स्वामी को जो किराया दिया जाता है वो लगान है। समझ में आया? तो लिख लो, रिकॉर्डो के अनुसार, जो कि प्रोपाउंडर है, रेंट थ्योरी का प्रोपाउंडर है, इसने ही रेंट थ्योरी दिया है। रिकॉर्डो के अनुसार क्योंकि इसने भूमि को केंद्र में माना है, देन वो भूमि पे ही फोकस करके बोलेगा। तो रिकॉर्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि का मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के लिए दी जाती है। मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के लिए दी जाती है। यहां तात्पर्य यह है कि जो हम रेंट देते हैं भूमि का, क्योंकि इसका केंद्र भूमि ही है, तो रिकॉर्डो कहता है कि जो हम रेंट देते हैं भूमि का, कोई किसान या काश्तकार भूस्वामी को जो रेंट देता है वो इसीलिए देता है क्योंकि उस भूमि में कुछ उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। हम ये गुण के कारण, इस क्वालिटी के कारण हम इसके स्वामी को रेंट देते हैं। अगर हम इस भूमि में ये क्वालिटी ना होता और अगर ये इस भूमि में क्वालिटी नहीं होता देन हम इस भूमि का प्रयोग नहीं करते, और अगर हम प्रयोग नहीं करते देन भूस्वामी को रेंट नहीं देते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे भूस्वामी कौन है? तो अभी के संदर्भ में भूस्वामी सरकार है। बाकी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो कहते हैं मेरी निजी प्रॉपर्टी है, वो दरअसल सरकार के साथ एक समझौता के तहत आप स्वामी होते हैं। नहीं तो पॉलिटिकल साइंस में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इस भूमि का स्वामी सरकार होता है, राज्य होता है। आप एक तरह से काश्तकार की तरह होते हैं। सरकार को जब जरूरत पड़ेगा आपसे भूमि ले लेगी, उसके एवज में आपको मुआवजा दे देगी, लेकिन भूमि का स्वामी सरकार ही होता है। पहले राज्य या राजा होता था, अब लोकतांत्रिक पैटर्न में सरकार होता है। अगर कोई भी चीज ऐसा निष्कर्षण निकल गया आपके भूखंड से जो सार्वजनिक प्रयोग का है, तो सरकार आपकी भूमि को ऑक्युपाइड कर लेगी, कहेगी तुम दूसरे जगह जाओ, यहाँ से कोयला निकला है, पेट्रोल निकला है, आयरन निकला है, एल्युमिनियम निकला है, जो कुछ भी निकला, अब वो सरकार की संपत्ति है, आपकी नहीं, आपको हटा दिया जाएगा। उसके बदले में आपको मुआवजा दे दिया जाएगा कि आप माइग्रेट हुए हैं तो आपको रिहैब करने के लिए। तो ये कहता है कि भूमि का जो मौलिक गुण है, उस मौलिक गुण के वजह से और उस मौलिक गुण के उपयोग के एवज में हम भूस्वामी को जो किराया देते हैं वही रेंट है। ठीक है? और ये जो गुण है वो नैसर्गिक है, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक गुण है ये। न तो भूस्वामी उसमें ये गुण पैदा किया है और न तो काश्तकार। प्रकृति अपने भूमि में वो क्वालिटी दी हुई है, उर्वरता दी हुई है कि आप खेती करेंगे देन फसल होगा, धान रोपेंगे देन धान होगा। तो उसके प्रयोग के बदले में हम जो रेंट देते हैं वो लगान है। लिख सकते हैं, अर्थात
भूमि का मौलिक तथा अविनाशी शक्ति। अविनाशी का मतलब है जिसका विनाश नहीं किया जा सके, लेकिन आज इसका भी विनाश होने लगा है। कोई फर्टाइल भूमि है उसको हम अनुत्पादक बना सकते हैं, पॉल्यूटेड कर देंगे, अधिकतर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने लगेंगे। जो वेस्ट है जैसे प्लास्टिक है और भी जो मेटल है और जो खतरनाक धातु हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो आज दिन प्रयोग में हम लोग लाते हैं, हर एक चीज़ों में, जो जीवन के हर एक प्रयोग में हम उसको करते हैं और उसका वेस्ट को हम फेंक देते हैं। तो वो क्या करता है कि वो अनुर्वर भूमि को अनुर्वर बना देता है। जैसे प्लास्टिक हुआ, कांच का सामान हुआ, इस तरह से लेड जिसमें मिश्रित है, पारा है जिसमें सोडियम है, जिसमें ये सब चीज़ क्या करते हैं हम लोग भूमि पर फेंक देते हैं कचरे के रूप में। वो क्या करता है, धीरे धीरे भूमि की उर्वरा क्षमता को खत्म कर देता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो क्वालिटी है अविनाशी है, हम लोग उसका विनाश कर देते हैं। तो इसने कहा है, रिकॉर्डो ने कहा कि भूमि की जो मौलिक और अविनाशी शक्ति है उसके प्रयोग के लिए भूमि के उपज से ही लिखो, भूमि के उपज से ही उसके प्रयोग के लिए भूमि की उपज से ही जो भाग भूमि के स्वामी को दी जाती है वही लगान है। ठीक है, ये है रिकॉर्डो का लगान का कॉन्सेप्ट। और भी आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, पहले रिकॉर्डो का ही समझ लिए। तो रिकॉर्डो ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि क्या है लगान, और सामान्यतः हम लगान को क्या समझते हैं। इसी तरह से एक और है प्रोफेसर रॉबिन्सन, श्रीमती आपको पता है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, जे रॉबिन्सन। उन्होंने कहा, जे रॉबिन्सन ने, कुछ स्कॉलर का डेफिनेशन भी याद रखना है क्योंकि वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जे रॉबिन्सन ने कहा कि जे रॉबिन्सन ने कहा कि किसी साधन का लगान कोई भी साधन हो सकता है। उत्पादन के 5 साधन है तो वो सभी, तो किसी साधन का लगान उस साधन के बचत को कहते हैं, उस साधन के उस बचत को कहते हैं। किसी साधन का लगान उस साधन के उस बचत को कहते हैं जो उसे काम पर लगाए रखने के लिए, जो उसे काम पर लगाए रखने के लिए दी जाने वाली कम से कम रकम से अधिक होती है। दी जाने वाली कम से कम रकम से अधिक होती है। इसका मतलब यह है, सिंपल सा मतलब यह है। रॉबिन्सन ने कहा कि उत्पादन का कोई भी साधन है, भूमि, मान लो भूमि है, तकनीक है, इस तरह से कोई भी उत्पादन का जो साधन है, अगर हम इन साधनों का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के लिए हम इसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ निवेश करते हैं। मान लो भूमि से हमको उत्पादन करना है तो देन भूमि से उत्पादन करने के लिए हम इसमें कुछ इन्वेस्ट करेंगे, जैसे बीज लगाएंगे, खाद लगाएंगे, हल लगाएंगे, श्रमिक लगाएंगे, कीटनाशक लगाएंगे, इस तरह से सिंचाई करेंगे। तो ये जो हम इन्वेस्ट किए
इनपुट किए तो पता चला कि ये इनपुट हमारा 100 रुपए का हुआ। अब जब उत्पादन हुआ तो 100 के जगह पे हमारा उत्पादन हुआ 500 रुपए का। तो ये 100 रुपया तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, इसका हमने इन्वेस्ट किया। 100 रुपया के बाद जो 400 रुपया सरप्लस हुआ, तो ये जो 400 रुपया पर जो हम किराया देते हैं इस भूमि के प्रयोग के बदले में, जो हमारा भूस्वामी से करार हुआ है या समझौता हुआ है, वही कहलाता है लगान, रेंट। यानी कि उस साधन के उस बचत को लगान कहा जाता है, उस साधन के उस बचत को लगान कहा जाता है जिस साधन में काम पर लगाए रखने के लिए, जिस साधन को काम पर लगाए रखने के लिए की जाती है। तो लगान का तात्पर्य प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार ये है। ये हर एक जगह यही मिलेगा आपको। अब मान लो आपने मकान किराया लिया सपोज, अब आप मकान के किराया भी आपका एक तरह से लगान ही है। कैसे है? आपने किसी का मकान रेंट पर लिया, अब आप इसमें 1 महीना 2 महीना 4 महीना जो भी है रह रहे हैं। अब आप रह रहे हैं तो यहां से हर एक काम आप करते होंगे। एक तो आपको आश्रय मिल गया, सोते होंगे, खाते होंगे, सोना खाना नहाना सारा काम करते होंगे। इसके अलावा यहीं से रोजगार पे जाते होंगे, इसके अलावा यहीं से शिक्षा पे जाते होंगे, यहीं से चिकित्सा के लिए जाते होंगे। सब कुछ सारी सेवाएं आप यहीं पे रह करके प्राप्त करते होंगे। अब इस साधन से आप इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसके बदले में ये इस साधन से आपको इतनी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, और अगर इसका आप मूल्य निकालें तो पता चला कि ये लाखों रुपए का मूल्य का आपको सेवा मिल रहा है, हजारों का मिल रहा है, जो भी है। उसके बदले में अगर आप 5,000 रुपया रेंट देते हैं इस संसाधन के लिए, तो उसको कहते हैं लगान। ये भी लगान है, ये भी रेंट है। किसी का दुकान लेते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और 5 लाख के बाद आपको फिर सब सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उससे आपको इनकम जनरेट हो रहा है। तो जो इन्वेस्ट किए हैं उसको साइड करके जो सरप्लस आपको बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट में से जो हिस्सा आप उस मालिक को दे रहे हैं वो रेंट है, लगान है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि लगान का कॉन्सेप्ट रिकॉर्डों का ही दिया हुआ नहीं है, लगान पहले से ही चला रहा है। लगान तब से है जब से पॉलिटिक्स शुरू हुआ। पॉलिटिक्स का बुनियाद ही है लगान। अगर किसी राज्य को लगान न मिले, किसी सरकार को लगान न मिले, आय न हो, तो वो कैसे सरकार चलाएगी? उसका जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, सैनिक तंत्र, सुरक्षा तंत्र, जो भी तंत्र है, सिस्टम, वो इसी लगान से ही चलता है। और फाइनली विकास के सारे कार्य, डेवलपमेंट के सारे कार्य, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, बिजली सप्लाई करना हो, रेल बनाना हो, उद्योग बनाना खड़ा करना हो, सब के सब इसी लगान से ही होता है। इसीलिए आज भी हम लगान देते हैं। जैसे मालगुजारी कटाते हैं, हाउस होल्डिंग टैक्स देते हैं, इसके अलावा भी कई तरह के जो सेवाएं लेते हैं सरकार से, उसके बदले में लगान देते हैं, रेंट देते हैं, टैक्स के रूप में भी देते हैं, कर के रूप में देते हैं, जिसको कर कहा जाता है। तो भूमि से जो रेंट लिया जाता है उसको लैंड रेवेन्यू कहा जाता है, भू राजस्व कहा जाता है। और अगर कोई सेवा लेते हैं सरकार से, देन वो सर्विस टैक्स कहलाता है। तो लगान शुरू से ही कॉन्सेप्ट है और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन रिकॉर्डों ने इसको भूमि को केंद्र में रख करके परिभाषित किया, इसलिए इसको लगान कहा गया।
अक्सर बिहार में जब आप जाएंगे, बिहार के बसों में सवारी करेंगे, तो वहाँ का जो कंडक्टर होता है वो कहता है, आप सामान अपना लेकर के गए अगर बोरा या बैग या कुछ भी चीज़, तो कहता है कि भैया लगेज का लगान लगेगा, यानी इस लगेज का भी किराया लगेगा। वो बोलता है कि ये लगेज का भी लगान लगेगा, यानी इस आपके जो ये है उस पर भी किराया दिया जाएगा, किराया देना पड़ेगा आपको। अब आइए हम लोग देखते हैं लगान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेंट, और आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग स्कॉलर पे, लेकिन पहले टाइप्स ऑफ रेंट देख लेते हैं। दरअसल लगान को सरलीकृत करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्लासिफाई कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है, ताकि हम क्लियर हो सके, हम में कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये लगान है कि नहीं है। इसीलिए लगान को मुख्यतः 5 टाइप या 5 प्रकार में बांटा गया है। लगान के 5 प्रकार। पहला जो प्रकार है उसको कहा जाता है इकोनॉमिक रेंट या आर्थिक लगान। आर्थिक लगान। दूसरे लगान को कहा जाता है कुल लगान, टोटल रेंट। तीसरा जो प्रकार है वह है दुर्लभता लगान। दुर्लभता लगान। चौथा जो लगान है उसको कहा जाता है भेदात्मक लगान, यानी डिस्क्रिमिनेटेड रेंट, भेदात्मक लगान। क्या है ये सब हम लोग क्रम से देखेंगे। और आखिरी जो टाइप है लगान के वह है स्थिति लगान, सिचुएशनल या स्थिति लगान। ठीक है। अब आर्थिक लगान उस लगान को कहा जाता है जिसमें भूमि के प्रयोग के बदले में जो रेंट दिया जाता है, प्रयोग के बदले में जो रेंट दिया जाता है। आपने भूमि का इस्तेमाल किया, उस पर उत्पादन का कार्य किया, तो उस पर जो रेंट दे रहे हैं उसको कहा जाता है आर्थिक लगान। ठीक है। और परंपरावादी जो अर्थशास्त्री हैं, लगान का वास्तविक परिभाषा या वास्तविक अर्थ इसी को कहते हैं। लगान का मतलब है भूमि के प्रयोग के बदले में अधिशेष उत्पादन में से जो हिस्सा आप भूस्वामी को दे रहे हैं वही है लगान। परंपरावादी या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकल इकोनॉमिक स्कॉलर ने जो परिभाषा दी है वो भूमि को ही केंद्र में करके दी है, जैसे रिकॉर्डो, मार्शल, ये सारे के सारे लोग। तो भूमि के प्रयोग के बदले में जो हम राशि या किराया देते हैं उसको आर्थिक लगान कहा जाता है। ठीक है। इस लगान को सरप्लस रेंट भी कहा जाता है, सरप्लस या आधिक्य लगान भी कहा जाता है। सरप्लस रेंट भी इसी को कहा जाता है। आधिक्य लगान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूस्वामी को इसके लिए कोई अतिरिक्त निवेश नहीं करना पड़ता है और उसको आय हो जाता है। जैसे मेरे पास भूमि है, भूमि ऐसी पड़ा हुआ है, हम उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमने किसी किसान को दे दिया,
अब वो उत्पादन करने लगा। उत्पादन मान लो 100 रुपया, 200, 500 रुपया लगा करके अपना इन्वेस्ट करके उत्पादन किया, उसका उत्पादन हुआ 1000, 1500 का, तो उसमें से एक हिस्सा हमको दे दिया अपना सरप्लस आय में से, या पूंजी जितना निवेश किया है उस निवेश पर जितना उसने आशा किया था कि उतना आय होना चाहिए, उस आय से अधिक उसको जो आय हुआ उस पर वो हिस्सा हमें दे दिया जो करार के माध्यम से निर्धारित था। और ये जो भूस्वामी है इसको बिना कुछ किए ही आय मिल गया, इसीलिए इसको कहा जाता है सरप्लस रेंट या आधिक्य लगान। ठीक है, ये आधिक्य लगान शब्द प्रोफेसर बेल्डिंग ने प्रयोग किया था। आर्थिक लगान को आधिक्य लगान या सरप्लस रेंट प्रोफेसर वोल्डिंग ने किया था। ये याद रखिएगा, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा है टोटल रेंट या कुल लगान। कुल लगान में कई चीज शामिल है, इसका नाम ही है टोटल। कुल लगान में सबसे पहले तो भूमि के प्रयोग के बदले में जो लगान दिया जाता है, यानी कि आर्थिक लगान भी शामिल है। भूमि के प्रयोग के बदले में जो राशि दी जाती है जिसको हम आर्थिक लगान भी कहते हैं। दूसरा, ये कई चीजों को, यानी कि आप देखेंगे कि 3 चीजों से मिल करके बनता है कुल लगान। पहला, जो भूमि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो रेंट दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, मान लीजिए हमने भूमि का विकास करने के लिए कुछ लगाया है, जैसे कुआं खुदवाया, नहर खुदवाया, नल लगवाया, इस तरह से कुछ भी चीज लगवाए, झोपड़ी बनाए, कुछ भी चीज बनाए। काहे के लिए भाई? ताकि इस भूमि की उर्वरकता या उत्पादकता बढ़ सके। जो भी हमने व्यय किया, काहे के लिए? भूमि के विकास पर किया गया व्यय, और इस व्यय पर और इस व्यय का ब्याज की प्राप्ति, इंटरेस्ट की प्राप्ति को भी इसमें हम जोड़ देते हैं। दूसरा, इसका तात्पर्य यह है कि मान लो हम भूस्वामी हैं, एक तो हमने दिया कि भाई भूमि ले जाओ, उस पर खेती करो और उत्पादन का इतना हिस्सा हमको चाहिए, ये आर्थिक लगान हो गया। अब मेरा भूमि कितना उत्पादन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, हमने क्या किया भैया, हमने कहा कि हमारा भूमि ले जाइए, साथ में हम वहां पे कुआं खुदवाए हैं, झोपड़ी बनाए हैं, नाली बनाए हैं, ये सब व्यवस्था किए हैं, इतना इन्वेस्ट हुआ है, उसका इंटरेस्ट, उसका भी इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप उसका उपयोग करेंगे, उसी से आपकी भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी, तो उसका भी ब्याज हमको चाहिए। तो ये 2 चीज को मिला दिया। तीसरा, जो हमने इन्वेस्ट किया है भूमिपति या भूस्वामी ने, जो हमने रिस्क लिया है, जोखिम लिया है इन्वेस्ट करके, इस जोखिम का रिवार्ड भी तो हमको मिलना चाहिए। जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कॉरपोरेटर है, कोई कॉरपोरेट कंपनी है, तो उसका जो स्वामी होता है उसने करोड़ों रुपया लगाया है। काहे के लिए लगाया भैया? उसने अपना रिस्क लिया है, तो उसका भी तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, उसका भी तो मेहनत लगा है, बुद्धि लगा है, जुगाड़ करने में समय दिया है, उसने श्रम लगाया है, कई तरह का चीज किया है, तो उसको भी तो मिलना चाहिए। पूंजी का मिलेगा अलग, उसका जो लेबर है उसका कौन देगा? तो ये जो जोखिम है, उस जोखिम के बदले में भी पुरस्कार, जोखिम का पुरस्कार या रिवार्ड, इन तीनों को मिला करके जो रेंट फिक्स किया जाता है
किसके साथ? काश्तकार के साथ। इसी को कहा जाता है टोटल रेंट या कुल लगान। तो आर्थिक लगान जहां सिर्फ भूमि से संबंधित है, भूमि ले जाइए, निर्धारित मात्रा में उत्पादन का निर्धारित हिस्सा हमको दे दीजिएगा, ये आर्थिक लगान। टोटल लगान भूमि के साथ साथ कुछ अन्य सेवाएं जो दी गई है उसका इंटरेस्ट, और हमने जो रिस्क लिया है उसका इंटरेस्ट, ये तीनों को मिला देंगे, देन बनेगा टोटल रेंट, कुल लगान। ठीक है। तो दूसरे प्रकार का लगान ये होगा रेंट। अब तीसरा प्रकार है दुर्लभता लगान। दुर्लभता लगान भी ये दरअसल माल्थस का दिया हुआ थ्योरी है, माल्थस ने इस थ्योरी को दिया है। इस थ्योरी में यह बताया गया है कि दरअसल भूमि एक दुर्लभ वस्तु है। भूमि एक दुर्लभ वस्तु है। सही बात भी है, क्योंकि हम इसको पैदा नहीं कर सकते, हम इसको जेनरेट नहीं कर सकते, हम इसको बना नहीं सकते। ठीक है। इसीलिए माल्थस, आगे लिखो, इसीलिए माल्थस ने कहा है कि चूंकि भूमि एक दुर्लभ वस्तु है, और इसकी पूर्ति इसके मांग से कम है, यानी जितना डिमांड है उसके तुलना में सप्लाई कम है। यानी सभी लोग अगर मांग करने लगेंगे, सभी लोगों को भूमि चाहिए होगा। आज सबसे ज्यादा किस चीज का रेंट है? सबसे ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट किस में है? भूमि में है। भूमि खरीद लीजिए, छोड़ दीजिए, आप जितना में खरीदे हैं उससे कम में कभी नहीं बिकेगा। जब भी बिकेगा तो 100, 200, 500, 1000, लाख ज्यादा ही दे करके जाएगा, कम नहीं देगा, क्योंकि ये लिमिटेड है, दुर्लभ है। ठीक है। हाँ, दुर्लभ है, बाकी सब इसी से मिलता है। इस धरती से, इस भूमि से ही सब कुछ हासिल किया जाता है। आप जो कपड़ा पहने हैं ये भी भूमि का ही उपज है, आप जो हेडफोन लगाए हैं ये भी भूमि का है, ये मार्कर भी भूमि का, ये फोन भी, ये लैपटॉप भी, सब कुछ भूमि से ही पैदा हुआ है ना। भूमि से, न तो हवा से पैदा हुआ है, न तो आसमान से आया है, न तो कहीं से आया है, सब के सब भूमि का देन है। इसलिए इसको दुर्लभ माना गया, रेयरेस्ट है ये। तो इसके क्या लिखे आप? पूर्ति मांग से कम है, इसीलिए इसके प्रयोग के एवज में जो लगान दिया जाता है, तो दुर्लभ वस्तु है, तो दुर्लभ वस्तु के प्रयोग के बदले में जो लगान दिया जाता है उसी को दुर्लभ लगान कहा जाता है। आगे लिखो, यदि सभी भूमि का प्रकार, यदि सभी भूमि एक ही प्रकार के हो, और भूमि की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाए, यदि सभी भूमि एक ही प्रकार की हो और भूमि की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाए, तो सारी भूमि को दुर्लभता के कारण
आर्थिक लगान प्राप्त होता है। इसीलिए दुर्लभ लगान उसी समय लागू होगा, उत्पन्न होगा जब भूमि की पूर्ति इनइलास्टिक हो, बेलोचदार हो। भूमि की पूर्ति इनइलास्टिक हो, बेलोचदार हो। इनइलास्टिक हो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रेंट कम करके और भूमि का सप्लाई ज्यादा कर देंगे, या रेंट ज्यादा हो गया तो भूमि का सप्लाई कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। भूमि तो सीमित है, रेंट ज्यादा रखिए या कम रखिए, मांग उतना ही होगा। सप्लाई आप क्या बोल रहे हैं, क्या लास्ट वाला लाइन था? होगा जब भूमि की पूर्ति बेलोचदार हो, अर्थात मांग के बढ़ने पर पूर्ति नहीं बढ़ाया जा सकता। पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मांग बढ़ गया दिन सप्लाई बढ़ा देंगे। जैसे हमारा मार्कर है, अगर मार्कर का डिमांड ज्यादा हो गया दिन हम मार्कर और बना करके दे देंगे, इलास्टिसिटी हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो मांग के बढ़ने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। यही बात रिकॉर्डो ने भी कहा है। रिकॉर्डो ने कहा था कि भूमि लाभप्रद तो है लेकिन दुर्लभ है। भूमि लाभप्रद तो है लेकिन दुर्लभ है। याद रखिए, स्टार करके लिख लीजिए। भूमि को प्रकृति का उपहार या प्रकृति के उदारता का सूचक कहा गया है कि भूमि को प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया हुआ है। लीनियंट होकर के, दिल खोल करके हमें दिया है कि लो इसका प्रयोग करो और जीवन निर्वाह करो। नेचर ने दिया है, इसलिए उदारता प्रकृति को यहाँ पर स्वामी मान लिया गया है कि उसी का देन है, इस पर हम लोगों का कोई हक नहीं है। उसने खुश होकर के, लीनियंट होकर के, लिबरल होकर के हमें उपहार में दिया है। लेकिन एक और बात भी कहा गया है कि प्रकृति ने यहाँ कंजूसी भी बरती है, निगार्डलीनेस भी बढ़ती है, यानी कि कंजूसी भी बढ़ती है, क्योंकि उसने सीमित मात्रा में दिया है। तो दोनों ही टर्म इसमें प्रयोग किया गया। एक तो उदारता, प्रकृति ने उदारता के उदार होकर के दिया है, दूसरा सीमित दिया है, लिमिट भी दिया है। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा। हेलो, कुछ ना बोलो। हाँ ठीक है। ठीक है। चौथा है भेदात्मक लगान। ये समझ में आ गया? भेदात्मक लगान, ये लगान की परिभाषा भी रिकॉर्डो ने दिया है। इसके अनुसार भूमि की उर्वरा शक्ति में अंतर पाया जाता है। आप देखेंगे कि आपके पास जो भूमि है उसमें भी कई प्रकार का भूमि होगा। एक ही भूमि में अगर आपके पास जितनी भूमि है, अगर आप उस सारे भूमि में, मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ भूमि है, 10 एकड़ भूमि में अगर आप सब में खाद बीज उतना ही डालें, उतना ही श्रम करें, फिर भी सबका उत्पादकता अलग होगा। किसी में 500 किलो होगा, किसी में 100 किलो होगा, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 300, इस तरह से। क्यों? क्योंकि उत्पादकता या फर्टाइल लेवल अलग अलग होता है। जैसे मानव का भी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी वेरिएट करता है। कोई व्यक्ति अधिक परिश्रमी होता है, अधिक प्रोडक्टिविटी होता है, उतने ही समय में ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेता है, उसके पास वो गुण होता है। और कोई लोग साल भर में 1 लाख रुपया कमा पाते हैं, और कोई अडानी जैसे लोग
हर दिन 150 करोड़ कमा लेते हैं, हर दिन 150 करोड़ अडानी कमा लेते हैं, और आप पूरे साल में पता नहीं 1-2 लाख 5 लाख कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं। उत्पादकता, आपकी उत्पादकता, फर्टिलिटी, उसी तरह से भूमि की भी फर्टिलिटी है। रिकॉर्डों ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भूमि की उपजाऊ शक्ति या फर्टिलिटी में अंतर पाए जाने के फलस्वरूप लगान में भी भेद होता है। जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश में कई प्रकार की भूमि पाई जाती है। जैसे उन्होंने कहा, हाँ कहीं कहां से छूटा आपका, लगान अलग अलग होते हैं, लगान अलग अलग होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश में कई प्रकार के भूमि पाई जाती है, कुछ बहुत उपजाऊ होती है, कुछ कम उपजाऊ होती है। ठीक है। जब कम उपजाऊ भूमि पर खेती करनी पड़ती है तो अधिक उपजाऊ भूमि के स्वामी को अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अब मान लीजिए मेरे पास ये भूमि है और ये भूमि है और ये भूमि है, इतना ही सेम साइज का है। अब इसमें हम उत्पादन करें तो दिन 100 किलो, इसमें करें तो 200 और इसमें हमें 500। तो एक ही भूमि वही है लेकिन प्रकार अलग होने के कारण भूमि के स्वामी को अलग अलग रेंट प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उत्पादकता के आधार पर रेंट मिलेगा। उतना ही भूमि है लेकिन क्वालिटी के आधार पर, प्रकार के आधार पर रेंट में वेरिएशन हो जा रहा है। तो ये हुआ भेदात्मक लगान। ठीक है, क्या लिखे आप? अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यह आधिक्य या यह सरप्लस जो भूमि की उपजाऊ शक्ति में भेद पाए जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, भूमि की उपजाऊ शक्ति में भेद पाए जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, उसे ही भेदात्मक लगान कहा जाता है। उत्पन्न होता है, उसे ही भेदात्मक लगान कहा जाता है। ठीक है, तो भेदात्मक लगान हमको कहाँ पे दिखता है? तो ये दिखता है विस्तृत खेती में, जब हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं। विस्तृत खेती, विशाल भूखंड में हर एक प्रकार के भूमि में जब खेती करते हैं तो हम इसको, खेती 2 तरह का होता है। एक होता है इंटेंसिव खेती यानी सघन खेती, कम भूमि पर, उत्पादक भूमि पर अधिक से अधिक इन्वेस्ट करके अधिकतम उत्पादन करना, इसको हम सघन कृषि कहते हैं। जैसे पंजाब वगैरह में किया जाता है, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। और बाकी झारखंड में या उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे विस्तृत खेती की जाती है, उतना ही उत्पादन करने के लिए। जहाँ जितना पश्चिमी यूपी और पंजाब में या हरियाणा में 1 एकड़ में उत्पादन किया जाता है, उतना उत्पादन करने के लिए हम झारखंड में और राजस्थान के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में अगर हम खेती करने जाए तो हमको 5 एकड़ भूमि चाहिए, तब जाकर के उसके बराबर हम उत्पादन करते हैं। तो इसी को कहा जाता है भेदात्मक लगान, भूमि के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिति लगान या सिचुएशनल रेंट। इसके अंतर्गत भूमि की स्थिति में
इसके अनुसार भूमि की स्थिति में अंतर पाए जाने के कारण जो लगान पाया जाता है उसे सिचुएशनल रेंट या स्थिति लगान कहा जाता है। जैसे आप ऐसे समझ लो, आपकी एक जमीन शहर के किनारे है या शहर में है, एक जमीन गांव में है, उतना ही जमीन, मान लो 1 एकड़ जमीन आपका शहर के पास है या शहर में है और 1 एकड़ जमीन गांव में है। आप कल्पना करो, बताओ आपको रेंट कहाँ ज्यादा मिलेगा, शहर में कि गांव में? पता चला शहर में। दूसरा उदाहरण, अगर एक भूमि किसी नदी के किनारे है और एक भूमि एक सूखा इलाका में है, कहाँ पे आपको ज्यादा रेंट मिलेगा? नदी के किनारे वाला। एक भूमि ऐसा है जहाँ पे केनाल बनाया गया है, नहर बनाया गया है और वहां से आपकी भूमि सिंचित हो जाती है। एक भूमि ऐसी है जो पहाड़ के किनारे है, जो वर्षा पर निर्भर है, किसका लगान मिलेगा आपको ज्यादा? केनाल वाला। तो ये जो भेद होता है ये स्थिति पर सिचुएशनल भेद है। तो ये भी लगान का अंतर है, ये भी लगान का प्रकार है। लिख लो, जैसे शहरों के अधिक समीप वाली भूमि और शहर से दूर भूमि के लगान में अंतर। शहर के समीप या शहर में स्थित भूमि और शहर से दूर स्थित भूमि के लगान में अंतर स्थिति के आधार पर ही होता है। ठीक है, तो ये हुआ लगान की सामान्य परिभाषा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका थ्योरी, कौन कौन सा थ्योरी है, एक रिकॉर्डों का और बाकी लोगों का थ्योरी, और उसका तुलना करेंगे। हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है।